कैसे हो आप सब। मैं अभिजीत रॉय, अकाउंट स्पेशलिस्ट एक्सट्रीम फॉरेक्स से। सो बेसिकली आज मेरा वीडियो 2 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम फॉरेक्स में। पहला टॉपिक फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड टॉपिक फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट। सो अभी दोनों के बारे में डिटेल के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। लेट्स प्रोसीड। फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? जब हम फंडामेंटल हम सुनते हैं हमें लगता है कि कुछ बड़ी सी चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एनालिसिस ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स। सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि इकोनॉमी देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल देखना, सोशल फैक्टर्स, बट ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक में आपका आ गया इंटरेस्ट रेट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिटेल सेल्स, हाउसिंग डाटा, ये सारा इकोनॉमिक में आता है। पॉलिटिकल में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या फिर गवर्नर का कुछ भी मीटिंग कॉन्फ्रेंस होता है उस पर भी फ्लक्चुएशन होते हैं। सोशल फैक्टर्स बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आ गया, फिर टेक्नोलॉजी लाइक IT, ये सारे सोशल फैक्टर्स में आते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका है मार्केट्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स एंड वॉर। अभी आपको पता है नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कोरोना वायरस है, वो एक नेचुरल डिज़ास्टर है जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्री की इकोनॉमी डाउन हुई है। और बेसिकली करंट सिचुएशन आप देख ही रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत उनकी करेंसी वीक हो रही है। इट्स गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट डे बाय डे। वॉर्स आपका लाइक ट्रेड वॉर जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में चल रही है, US चाइना ट्रेड वॉर। इसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट, करेंसी में पॉजिटिव नेगेटिविटी डालती है। तीसरा पॉइंट आपका है प्राइस मूवमेंट आर डिटरमाइंड बाय करेंसी सप्लाई एंड डिमांड इन रिलेशन टू काउंटर करेंसी। करेंसी सप्लाई बेसिकली टूरिज्म के ऊपर है, और काउंटर करेंसी का मतलब है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक कंट्री जैसे आप US और यूरोप के बीच में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सो यूरो US डॉलर दोनों में कर रहे हैं, सो काउंटर करेंसी हो रहा है एक दूसरे को। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है यूज्ड बाय प्रोफेशनल ट्रेडर्स। सही है, दुनिया में सिर्फ 15% लोग होते हैं, 15%, ओनली 15% जो है फंडामेंटल्स पे कॉन्सेंट्रेट कर, बाकी सारे टेक्निकल करते हैं। अगर आप उन 15% में से आप अगर बन जाते हो फंडामेंटल में, ये आपकी लाइफ चेंज कर देता है फॉरेक्स। हम जाएंगे अगली पेज पे। व्हाट शुड वी कीप इन माइंड? अभी हम ये तो समझ गए कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, लेकिन हमें माइंड में क्या रखना है जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कोई पेयर का, चाहे यूरो USD हो, USD कैट हो, USD CHF हो। पहला पॉइंट है व्हाट इज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। अगर आप आज यूरो USD पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है USD का ना पॉलिटिकल सिचुएशन सही जा रहा है ना इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं जा रहा है उस कंट्री का, आप उस पर सोच सकते हो कि आपको बाय करना है या सेल करना है। सेकेंड पॉइंट है विच कंट्री इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग एंड स्लोइंग। आप कोई भी पेयर आप चूज़ कर रहे हो इकोनॉमी के वाइज, आप GDP देखोगे कि जो यूरो कैट, फॉर एग्जांपल आप यूरो कैट पे ट्रेड करो तो आपको यूरोप और कनाडा का दोनों का आपको GDP देखना पड़ेगा कि किसी का, या फिर रिटेल सेल्स रिलेटेड कि उनका डाटा क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसके ऊपर भी करेंसी फ्लक्चुएशन होता है। डज द ग्रोथ हैव सस्टेनेबिलिटी। हम फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं यूरो कनाडा, फिर से हम एग्जांपल में यूरो कनाडा को ले लेते हैं। आपने देखा कनाडा ग्रोइंग कर रहा है, बट ये भी आप देखिए कि वो सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोइंग कर रहा है कि ना। एक महीना, 1 मंथ वो पॉजिटिव है, सेकंड मंथ फिर नेगेटिव है, फिर थर्ड मंथ फिर नेगेटिव, फिर फोर्थ मंथ फिर पॉजिटिव। आपको देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी है या नहीं। व्हाट एक्शंस आर द सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट डूइंग टू मैनेज इकोनॉमिक्स। सेंट्रल बैंक्स बेसिकली इनका काम ये होता है, जैसे आपको दे दूँ मैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया यूरोप का, फेडरल रिजर्व बैंक हो गया US का। ये बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करते हैं जो मार्केट में मूवमेंट डालते हैं। बेसिकली अगर इंटरेस्ट रेट्स अगेंस्ट हो, जो वहाँ के सिटीजन चाहते हैं, उसके अलावा कुछ हो, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट गिरता है। एंड व्हाट गवर्नमेंट डूइंग
टू मैनेज द इकोनॉमीज। सो अभी गवर्नमेंट कर क्या रहा है इकोनॉमी, क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर वो बैंकों के साथ टाई अप करके कह रहे हैं कि आप लोन्स लेस इंटरेस्ट रेट्स पे आप दिया करो, ताकि वो अपना घर या फिर बिजनेस या फिर कुछ भी जिसके लिए लोन चाहिए फॉर वट एवर पर्पज़ दे वांट। सो इस पर भी डिपेंड करता है करेंसी की फ्लक्चुएशन। यहाँ पे आप डायग्राम एक देख सकते हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पॉलिटिकल फैक्टर, सो पॉलिटिकल आपको पता चली गया कि इसमें जैसे इलेक्शंस आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स। सेकेंड है फैक्टर्स दैट ड्राइव द फॉरेक्स मार्केट। सो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स, सो आप डाउन में देख सकते हो कि मैंने 2 पॉइंट अलग अलग बना रखे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स एंड वर्ड्स, सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन। नेचुरल डिजास्टर्स आप कोरोना वायरस को कह सकते हो, एंड वर्ड्स यूएस चाइना ट्रेड वार। सेंट्रल बैंकिंग इंटरवेंशन का मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होते हैं उस पर। इसमें एक पॉइंट है सेंटिमेंटल, इस पर आप ना भी फोकस करो तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता आपको। फंडामेंटल्स में सेंटिमेंट फॉरेक्स में आता है, ज़रूरी नहीं होता। भाई हमें पता है कि इकोनॉमी को इस तरह पढ़ना, बट कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ये नहीं पता। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग मैंने 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो आपके माइंड में बस अब इतना अगर रखोगे आपका फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। सो पहला पॉइंट है मेरा NFP, नॉन फर्म पेरोल। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। ये यूएस का सबसे बड़ा डेटा होता है जो एवरी मंथ फर्स्ट वीक फ्राइडे को आता है। सो ये वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि अगर इसकी वजह से कुछ ही मिनट के अंदर 15-20 पिप की भी मूवमेंट हो जाती है। सो बहुत बड़ी न्यूज़ मानी जाती है, और हर ट्रेडर जो भी फंडामेंटल पे ट्रेड करता है वो इस न्यूज़ को पूरे अच्छी तरीके से एनालाइज करके फिर ट्रेड लेता है। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट रेट चेंजेस। FOMC मीटिंग, FOMC हो गया फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जो एक ब्रांच है फेडरल रिजर्व बैंक का जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये कमेटी इंटरेस्ट रेट्स क्या होना चाहिए या फिर घटाना चाहिए या फिर बढ़ाना चाहिए, इस पर डिस्कशन करते हैं, फिर नई इंटरेस्ट रेट्स मार्केट पर रखते हैं। इन्फ्लेशन रेट्स, जो कंज्यूमर प्राइसेस आप देख रहे हो ब्रैकेट में, इन्फ्लेशन रेट्स का मतलब हो गया जो आप घर पे सामान, सिटीजन, वहाँ की जनता जो सामान खरीद रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड्स, क्लोथ्स, फुटवेयर, ये सारे कुछ इन्फ्लेशन रेट्स होता है। अगर एक कंट्री में इन्फ्लेशन रेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब उनके सेल्स बढ़ रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट्स लेस हो रहा है, इसका मतलब सेल्स कम हो रहा है, और ये इंडिकेट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। और पैसा ना होने की वजह 2 ही होती है, या फिर बंदे की नौकरी चली गई हो, या फिर उसका बिजनेस चल ना रहा हो। फोर्थ पॉइंट रिटेल सेल्स ज़्यादा। रिटेल सेल्स डाटा, जो रिटेल स्टोर्स होते हैं एक कंट्री के अंदर या फिर एक स्टेट के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर रिटेल सेल्स एक कंट्री का अगर पर मंथ 100 करोड़ हो, अचानक से वो 50 करोड़ पे आ जाए, और लगभग 3-4 मंथ्स तक सेम 50 करोड़ 50, तो इस मतलब वो बहुत बड़े घाटे में चल रहे हैं, और इससे भी मार्केट इफेक्ट होता है नेगेटिव वे में। अगर रिटेल सेल्स उनका हर मंथ इंक्रीज़ हो, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि लोगों के पास पैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। फिर आपका आता है हाउसिंग डाटा। हाउसिंग डाटा बेसिकली रियल इस्टेट होता है, और इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी इंडिकेट करता है जब ये न्यूज़ रिलीज़ होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी या घटेगी नेक्स्ट टाइम, अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का कोई रिपोर्ट हो। क्योंकि रियल इस्टेट में लोग तब जाके इन्वेस्ट करते हैं जब उनके पास पैसा हो, बट अगर पैसा ना हो तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ट्रेड बैलेंस डाटा। ट्रेड बैलेंस डाटा बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट होता है बिटवीन अ कंट्री लाइक यूरोप अमेरिका के बीच हुआ, उस पर डिपेंड करता है। सो जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, अगर फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ, यूरोप ने $1 ट्रिलियन का इंपोर्ट किया यूएस से, और एक्सपोर्ट किया $500 बिलियन का। सो इसका मतलब ये शो करता है कि यूरोप को $500 बिलियन का लॉस हुआ, और यूएस को $500 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। इसके नेक्स्ट पॉइंट है ISM PMI रिपोर्ट्स। आपने शायद नोटिस किया होगा जब ISM और PMI रिपोर्ट्स दोनों साथ में आते हैं। ISM का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट,
PMI का मतलब है परचेस मैनेजर इंडेक्स। परचेस मैनेजर इंडेक्स, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे लोन्स, कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह होते हैं, इनके ऊपर भी आ जाती है। पूरे एक रिपोर्ट के थ्रू ए इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का रिपोर्ट मॉनिटर करती रहती है कि क्या चल रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है इस पर। बिजनेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बिजनेस तभी बढ़ता है अगर कंज्यूमर के पास पैसा हो। अगर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और लेकिन उस कंट्री के सिटीजन के पास पैसा ही नहीं हो, तो कंपनी का सामान कहीं बिकेगा नहीं और कंपनी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी या फिर वो लॉसेस में फेस करेगी। लास्ट पॉइंट आप देख पा रहे हो कि GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपका, बाकी के जो आपको NFP, इंटरेस्ट रेट, रिटेल से, इन सब का मिला के एक रिपोर्ट होता है जिसके ऊपर GDP डिपेंड करता है। अगर इसमें से कोई भी रिपोर्ट अगर गलत हो या फिर नॉन फेवरेबल हो या फिर आप कह सकते हो कि वो रिपोर्ट नेगेटिव हो, वो GDP पे उसका असर दिखेगा और उस कंट्री की GDP गिरेगी। अगर GDP कंट्री का गिरना मतलब है कि उस कंट्री में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, बहुत चीज़ें रिलेटेड है। सो ये होगी, ये बस इतने पॉइंट्स अगर आप माइंड में रखोगे, आप इजीली फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। बस इतने से पॉइंट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट चलते सोर्स ऑफ इकोनॉमी। आप कहाँ से देख सकते हो? सोर्स होता है इसमें ब्लूमबर्ग, फॉरेक्स फैक्ट्री, FX ट्री। ब्लूमबर्ग बहुत लोगों को पता है और नहीं भी पता हो, फिर भी बता दूँगा। ब्लूमबर्ग बेसिकली पेड सब्सक्रिप्शन मांगता है, जहाँ पे आप $1 $2 दे के आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फिर इंडिविजुअल भी थोड़ी बहुत न्यूज़ आप उसमें पढ़ सकते हो। जो फॉरेक्स फैक्ट्री होता है, ये आपका न्यूज़ बताता है कि किस टाइम को आएगा, किस टाइम को नहीं। सो बेसिकली अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर iOS फ़ोन हो, आप फॉरेक्स फैक्ट्री की ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग उसका टाइम सेट हो जाता है। सो आप कोई भी कंट्री में रहोगे तो आपको इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि रात में 6 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, कब आ रहा है न्यूज़। FX ट्रेड में बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी पढ़ने में कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। वे सबके माइंड में लास्ट सवाल होगा कि मैंने ट्विटर लिखा क्यों है। ट्विटर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक फॉरेक्स फैक्ट्री आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अभी से ब्लूमबर्ग और FX ट्रेड है। माइंड में सबका सवालात ये होगा कि बार बार जाके मैं किससे खोलूँ, क्योंकि मैं बिज़नेस करता हूँ, जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम है। सो ट्विटर आज के ज़माने में बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़फुल है। मैंने ऑलरेडी मेरा ट्विटर लॉगिन था, सो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट दिखा देता हूँ। अब जैसे ब्लूमबर्ग हो गया, हमने लॉगिन किया। सो अब देख पा रहे हो मैंने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है। जो ये होता है ये टिक वाला बॉक्स, अगर आप इसको करके रख दो, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उन्होंने क्या डाला है। तो ये हर 5 मिनट बाद इसमें ग्लोबली पूरा न्यूज़ देते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं इसमें पूरा आपको मिलता है ब्लूमबर्ग के अंदर कि क्या हो रहा है मार्केट में। इसी तरह आपको यहाँ पे FX ट्रेड के बारे में पता चल जाता है। FX देख पा रहे हो कि FX ट्रेड है, इसमें सारा कुछ आपको पता चल रहा है। इसके साथ साथ आप investing.com भी बहुत बढ़िया एक चीज़ होती है। सो आपको बेसिकली फॉलो करना है और ये टिक वाला बॉक्स को ओके कर देना है, फिर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आते रहेगा। कुछ भी अगर इंडाइसेस से हो, फॉरेक्स से हो, हर न्यूज़ आता रहेगा। सो आपको स्पेशली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली हो जाता है आपका काम। सो अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस बहुत चीज़ मैंने बता दी है। सब नेक्स्ट चलते फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट। फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट हम बेसिकली, हमारा ये भी प्रॉब्लम रहता है, हमने $1000, 2000, 4000, 10,000, $20,000 हम डिपॉजिट तो कर देते हैं, बट लॉस हो जाता है या फिर हम समझ नहीं आता कि कौन सा लॉट साइज़ ले, कितने पैसे पे। सो इसका कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको। सो आपके सामने एक एक्सेल फाइल खुल गई,
सो इस पर आप दिखाता हूँ। अगर आप नॉर्मली 1000 का बैलेंस का ले चलो, आपका लॉट से 0.02 हाईएस्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। मैंने 1% के हिसाब से मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1% के साथ। अगर पर डे आपका 1% होता है, $10 आपका प्रॉफिट होता है। सो आप सोच सकते हो कितना अमाउंट बनता है। 0.02 हाईएस्ट, 0.101 भी रख सकते हो। सेम अगर 10,000 पे हो, 0.2 हाईएस्ट लेना चाहिए। अगर आपके पास $100,000 हो, तब जाके आप स्टैंडर्ड लॉट के बारे में सोच सकते हो। ले तो आप 10,000 पे भी सकते हो, 1000 पे भी सकते हो, बट इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आपका मनी मैनेजमेंट नहीं हो रहा। सो इस तरह कर सकते हो। सो इसको मैं अगले पेज में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास $500 है, 1% रिस्क रेशियो के साथ अगर $5 करके आपका लॉस हो भी रहा है, $500 भी आपको ख़त्म करने के लिए लगभग 500 डेज चाहिए या फिर 500 ट्रेड चाहिए, राइट। अगर आपके पास 500 ट्रेड्स, लगभग आप समझ सकते हो 500 ट्रेड्स, अगर दिन का 10 भी ट्रेड लगाओगे तो आपको 500 ट्रेड्स कंप्लीट करने में अच्छा खासा दिन लग जाएगा। बट मैं 1% के हिसाब से आपको दे रहा हूँ, जो एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है। आपके पास अगर $1000 भी हो तो भी सेम, आप 1% रिस्क के साथ चलिए तो आपका लगभग 500 ट्रेड इसमें भी बनेगा। आपको 500 ट्रेड आप देख सकते हो कि 500 ट्रेड है। सो आपको लगभग 500 ट्रेड चाहिए आपके $1000 को भी, अकाउंट को भी वॉश होने में। सो ये रहा था अपना लूजिंग, ये है मेरा लूजिंग सिनेरियो 1% के अकॉर्डिंग। अभी सेकंड में तो विनिंग। अगर 1% के अकॉर्डिंग आप रोज़ विन करते हो, अगर आप रोज़ विन करते हो $1000 वाले अकाउंट पे, रोज़ एवरी डे एट 1%, आपका $10 होता है। अगर आप $10 को फिर अगले दिन $1010 पे फिर 1% के हिसाब से चलो, फिर आपका $10, ऐसे करते करते आपका इंक्रीमेंट बनता जाता है। इंक्रीमेंट बनते बनते आप देख सक रहे हो कि आपका जो 1000 का अमाउंट है, 500 ट्रेड्स में अराउंड $1,44,773। सो 500 ट्रेड्स में मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके 500 ट्रेड्स सही होंगे, बट अगर आप विनिंग रेशियो के साथ 1% के हिसाब से चलो, 500 में से एटलीस्ट 60% 70% ईजिली हो सकता है, क्योंकि आपको पता रहेगा आपके पास कितना पैसा है और आप किसको कितना, क्या लॉट साइज आपको लेना चाहिए। सो मैं जाते जाते एक आपको टिप देना चाहूँगा कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस पता चल गया कि हमें इनमें ट्विटर पे जाके फॉलो कर लेंगे, बट जब हमारे पास कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होता है, हमें पता नहीं चलता। सो आपको देख रहा होगा यूट्यूब पे मैंने खोला हुआ है द वाइट हाउस करके। वाइट हाउस एक ऑफिशियल चैनल है यूनाइटेड स्टेट्स का यूट्यूब के अंदर। सो आपको बेसिकली इसको सब्सक्राइब कर देना है यहाँ पे, और फिर इस पर आपको ऑल कर देना है। सो कोई भी अगर डोनाल्ड ट्रंप का, जो यूएस का प्रेसिडेंट है, या फिर उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी है, इनका अगर कोई भी स्पीच है, किसी का भी स्पीच आता है ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन में से रिलेटेड, सो ये सारा वाइट हाउस के अंदर। सो जैसे अगर उसका कोई भी स्पीच आने वाला होगा, आपका फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप का स्पीच है इतने बजे। सबको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे आना गया। उसी तरह जो फेडरल रिज़र्व बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसके चेयरपर्सन मिस्टर पोवेल है, बहुत लोगों को पता होगा पोवेल के बारे में, बहुत लोगों को नहीं पता। बेसिकली चेयरपर्सन है जो इंटरेस्ट रेट वगैरह पे देते हैं, और जब भी बोलते हैं मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट होती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलने के टाइम होते हैं, उसी तरह से हम ये भी बोलते हैं तो होता है। सो इनके जो फेडरल रिज़र्व बैंक के कुछ भी इंटरेस्ट रेट या फिर कोई भी मीटिंग होता है, इस पर लाइव हुआ जाता है। सो अगर इनका कुछ भी आ रहा होगा, अगर आपने सब्सक्राइब और यहाँ पे ऑल कर रखा होगा, आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतने बजे इनका पोवेल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है। इसी तरह जब हम यूरोप का देखते हैं,
यूरोपियन सेंट्रल बैंक का एक वेब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एज इट इज़ आपको वाइट हाउस वाले और जैसे मैंने कहा फेडरल रिजर्व बैंक के, इसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट है मिस क्रिस्टिन लिगार्ड, ये कभी भी अगर लाइव होती है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी आता है, आपके फ़ोन में सेम एज इट इज़ नोटिफिकेशन आएगा अगर आपने सब्सक्राइब और यहाँ पे ऑल क्लिक कर रखा हो। सो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कब कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है। आपके फ़ोन में ऑटो नोटिफिकेशन आएगा बिना किसी परेशानी है। सो आज का वीडियो बस इतना था, और अगर किसी को कुछ भी पूछना हुआ इसके रिगार्डिंग, अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं +441865600797। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, प्लस इस पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के लिए। और फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। आप चाहो तो अपना सजेशन भी दे सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। सो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊँ। सो तब तक बाय बाय।